हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है कुकिंग मैथड्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड स्टैंडर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन नाम से ही आपको पता चला, जब आप खाना बनाओगे, जैसे कुकिंग करोगे, उस टाइम जो आपका खाना फूड है उसको आप कैसे प्रिजर्व करके रखोगे। मतलब आपका प्रिपेयर हो गया फूड, अब आप उसको कैसे प्रिजर्व करोगे। तो आपके क्या मेथड्स हैं, अब हम लोग इसी में यही डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रिंसिपल्स है और क्या आपके मेथड्स हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन एक मेथड है जिससे आप मेंटेन करते हो आपके फूड को, जो डिजायर लेवल प्रॉपर्टीज हैं, जो उसका नेचर है वो वैसा ही रहे। मतलब कि मैक्सिमम बेनिफिट वही है जब आपका फूड प्रिजर्व रहेगा। जैसे कि अगर आपने खाना बना के रख लिया, अगर फूड प्रिजर्व नहीं करोगे तो वो बेकार हो जाएगा और उसी कंटामिनेट हो जाएगा, और जब आप उसको खाओगे तो आपकी हेल्थ बेकार हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप फूड को जब प्रिजर्व करते हो तो आप प्रिवेंट करते हो कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट, उसमें कोई बैक्टीरिया और फंगस नहीं उगी है। इसके लिए आप क्या क्या यूज करते हो, कैन का यूज करते हो, पिकल का यूज करते हो, ड्राई करते हो, फ्रीज करते हो, पैस्चरेशन प्रोसेस करते हो। इंपॉर्टेंस क्या है फूड प्रिजर्वेशन का? अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो इंक्रीज कर देता है शेल्फ लाइफ को। अब ये शेल्फ लाइफ को कैसे इंक्रीज करता है? जैसे कि अब आपके घर में पिकल रखा जाता है, गर्मी आ रही है, आम का अचार रखा जाता है। आम के अचार में सबसे ज्यादा क्या पड़ता है? तेल। वो तेल इसलिए पड़ता है, सरसों का तेल इसलिए पड़ता है जिससे कि जो अचार है उसका ड्यूरेशन, लाइफ स्पेन बढ़ जाए, वो जल्दी खराब ना हो। और मम्मी उसे गीले हाथ से छूने भी नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो चीज आपके अचार को खराब करती है। तो आप इससे यूज करके क्या करते हो, अपनी मतलब फूड प्रोडक्ट के शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हो। ये डिक्रीज हो जाता है वेस्टेज ऑफ फूड का। अब यही बात है, आपने पूरा एक डब्बा बहुत बढ़िया सा अचार रखा, लेकिन वो खराब हो गया एक हफ्ते में, तो वो पूरा डब्बा आपका फिक जाएगा, तो बेकार हो गया ना, तो वेस्ट हुआ ना फूड, आपके लेबर और आपका एनर्जी फ्यूल सब वेस्ट हुआ। इससे आपका मेंटेन रहता है टेक्सचर, फ्लेवर। अब हम इसी को एग्जांपल रखते हैं पिकल को। पिकल का टेस्ट आज भी वही रहेगा, एक साल बाद भी रहेगा। क्यों? उस तेल की वजह से। और साथ ही साथ इससे स्टोरेज इजी हो जाता है। अब हम लोग उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस आराम से रख सकते हैं। चाहे अगर आप किचन में रखना चाहो, किचन में रखो, रूम में रखो, डाइनिंग टेबल पे रखो, कबर्ड में रखो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छा हेल्पफुल पिकल किसके लिए? एक हॉस्टल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसको कभी भी मेस का खाना अच्छा ना है तो बस वो अचार से अपना रोटी चावल खा के रह सकता है। नेक्स्ट, आप जो इम्पोर्टेंस है, जो हम लोग इसलिए करते हैं कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल हो जाते हैं नेचुरल सीजन में। जैसे कि पीस, मतलब कि मटर। अब ठंड में मटर रहती है, गर्मियों में मटर नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग उसको प्रिजर्व कर देते हैं, तो अब प्रिजर्व रहती है तो हम लोगों को यूज आ जाती है। नेक्स्ट क्या? इंक्रीज हो जाती है इससे इनकम। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ही सोर्स वर्क करे जिससे इनकम भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सबसे पहला है टू प्रिवेंट और डिले डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स। मतलब कि जो खाना आप बनाते हो उसमें सबसे पहले क्या आ जाते हैं? माइक्रोब्स आ जाते हैं। उन माइक्रोब से प्रिवेंट करना ही हमारा पहला प्रिंसिपल है। सबसे पहले आप उस जो पहला पॉइंट आपको दे रखा है, कीपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ द फूड प्रोडक्ट। जो आपका फूड का प्रोडक्ट है, जो भी आपका है, उसको आपको पूरा रैप करके रखना है या फिर पैक करके रखना है जिस तरीके से कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके खाने तक टच भी ना हो, उससे दूर रहे। जैसे कि आप पॉलिथीन बैग का यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इसी में आपका सेकंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स। अब जैसे कि उस प्रोडक्ट में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपको क्या करना है? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का यूज करना है, जिससे आप माइक्रोब्स को हटा सकते हो फूड आइटम से। जैसे कि वाटर, आरओ हम लोग क्यों यूज करते हैं? माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आप किल करो तो इससे आपका खाना ऑलरेडी प्रिवेंटेड है। जैसे कि पैस्चरेशन ऑफ मिल्क, आपने प्रोसेस पढ़ा है बायोलॉजी में, इससे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप प्रिवेंट करोगे फूड को फ्रॉम सेल्फ डिकम्पोजिशन। जैसे कि फूड को अगर आप नहीं प्रिवेंट करोगे तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स देता है। क्यों? अब जैसे कि आप जानते हो पिकल है, पिकल खराब हो गया, पिकल में फंगस हो गया, तो वही चीज आप खाओगे तो अब वो क्या, एक हार्मफुल इफेक्ट देगा ना आपकी बॉडी पे, वो चीज है। टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। अगर आप फूड को ओपन रखोगे, उसको रैप या फिर पूरा कवर करके नहीं रखोगे तो उसमें हाँ, जो फ्लाइज है वो आएंगी, इंसेक्ट्स आएंगे, जिससे जो आपका फूड है वो क्या हो जाएगा? कंटामिनेट हो जाएगा। और कंटामिनेटेड फूड से सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं जीआई ट्रैक्ट में, जैसे कि आपको टाइफाइड हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। तो आपको इस सब चीजों से अपने फूड को क्या करना है? प्रिवेंट करके रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैथड्स।
मेथड में सबसे पहला पॉइंट है प्रिजर्वेशन बाय कुकिंग। आप जब कुक करते हो उसी टाइम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे कि इसमें दो मेथड है, एक आपका है डोमेस्टिक मेथड, एक आपका है कमर्शियल मेथड। डोमेस्टिक मेथड में आप सिंपली आप रैप कर सकते हो, रैप करके आप उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। कमर्शियल में आप यूज़ कर सकते हो अदर प्रोडक्ट्स का, जैसे कि आप फ्रीजर का यूज़ कर सकते हो, चिल स्टोर करोगे तो आपका फूड क्या रहेगा, सेफ रहेगा। प्रिजर्वेशन बाय हीट, अभी हम लोगों ने कूलिंग्स के पढ़े थे, अब हम लोग किसके पढ़ेंगे, हीट के पढ़ेंगे। हीट के दो मेथड आते हैं, एक होता है आपका पैस्चराइजेशन, एक होता है आपका स्टरलाइजेशन। कभी भी हीट की बात है तो आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए कि कितना रहेगा। अगर रैपिडली हीट करोगे तो वो 62 72 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और अगर इमीडिएटली इसको कूल करना है तो 5 डिग्री सेल्सियस। और आपका स्टरलाइजेशन में कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा, जिससे आप अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हो, सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है प्रिजर्वेशन बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से प्रिजर्व करने के आपके तीन मेथड है। पहला आपका है नेचुरल डिहाइड्रेशन, दूसरा आपका है डिहाइड्रेशन बाय हीट, तीसरा मेथड आपका है केमिकल डिहाइड्रेशन। नेचुरल डिहाइड्रेशन का है, इसमें आपके जो क्रॉप्स हैं वो ड्राइड हो जाती है अंडर सन। आप जानते हैं जब ज्यादा धूप गर्मी होती है तो सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो वो आपका आता है नेचुरल डिहाइड्रेशन। फिर आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो बाहर से पानी देके। डिहाइड्रेशन बाय हीट, हीट अब जैसे कि आप ड्राई कर रहे हो कोई भी सनलाइट में और वो फूड प्रोडक्ट डिहाइड्रेट हो गया है, उसका जो नेचुरल था वो क्या हो गया, हीट अप हो गया है। नेक्स्ट क्या आपका केमिकल डिहाइड्रेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए केमिकल का यूज करते हो, जैसे कि मिल्क पाउडर। अब आप जानते हो मिल्क कैसा होता है, मिल्क आपका लिक्विड में होता है, लेकिन मिल्क पाउडर आपका कैसा आता है, सॉलिड्स में आ जाता है, तो वो चीज आपका किस में आ जाएगा, प्रिजर्वेशन बाय डिहाइड्रेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स। अगर मैं बात करूँ प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स की, तो इस मेथड में हम लोग प्रिजर्व करते हैं फूड एडिटिव्स को केमिकल्स का यूज करके। जैसे कि आप जाते हो फ्रूट जूसेस, जो रियल्स के जूस आते हैं उसमें पैक में रहते हैं, केन में रहते हैं, तो उसमें कितना कुछ ऐड रखते हैं कि उनको वो सेफ रख सकें। नेक्स्ट क्या है प्रिजर्वेशन बाय इरेडिएशन। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आपको फूड को प्रिवेंट करना होता है रेस से। रेस कैसी है, जैसे कि गामा रेस, व्हीट, पोटैटो, ओनियन, इन सबको प्रिजर्व करा जाता है कमर्शियल स्केल पे, किसके मेथड से, गामा रेस से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हाउस होल्ड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो हाउस होल्ड में आपके तीन प्रिजर्वेशन के मेथड्स आते हैं। एक होता है कोल्ड प्लेस, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। आपके वहां खाना बना और खाने को थोड़ी देर तक बाहर रखा जाता है तो उसको कहते हैं कीपिंग इन कोल्ड प्लेस। उसके बाद उसको आप रेफ्रिजरेट कर रहे हो, मतलब फ्रिज में रख रहे हो, उसके बाद खाने को नहीं यूज करना, फिर खाना किसमें जाता है, फ्रीजर में। फ्रीजर में जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग। एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दी जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या होता है कीपिंग द कोल्ड प्लेस, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजिंग। मेनली आप जानते हैं जब आप प्रिजर्वेशन हाउस होल्ड में कैसे करते हैं, आपके घर में यूज होता है कुकिंग स्टाइल पे, तो आपको क्लियर है। जैसे कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सॉल्ट, पिकल्स में, चटनी में, सॉस में या फिर कैन फूड में। क्यों, क्योंकि वो सॉल्ट जो है वो आपको प्रिजर्व करता है फूड मटेरियल्स को। नेक्स्ट है शुगर। शुगर भी प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि आपके जेली है, जैम है, ये हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये डिजोल्व हो जाते हैं वाटर फूड प्रोडक्ट्स के साथ, इसीलिए प्रिवेंट करते हैं। एसिड, आप जानते हैं कि आप एसिड मीडियम मेंटेन करते हो, जैसे कि लेमन जूस, विनेगर, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आप एड ऑन भी करते होगे पिकल्स में। स्पाइसेस एंड ऑयल, ऑयल का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था। स्पाइसेस का एड ऑन करते हो जिससे वो चीज आपकी क्या रहे, मेंटेन रहे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप प्रिजर्वेशन करोगे केमिकल प्रिजर्वेटिव से। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके हाउस होल्ड है, याद रखिएगा। हाउस होल्ड में आप प्रिजर्वेशन कर रहे थे कुकिंग से, फिर आप कर रहे थे अपने हाउस होल्ड प्रिजर्वेटिव से। अब आप किससे करोगे, केमिकल से। किससे करोगे, केमिकल प्रिजर्वेशन से। सबसे पहले आपका है सोडियम बेंजोएट। इसमें क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है जो प्रिवेंट करता है किससे, फंगल ग्रोथ से। नेक्स्ट आपका है KMS, इसका मतलब है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो फूड प्रोडक्ट्स को क्या करती, ऐड करते हैं और फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करके रखती है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फूड स्टैंडर्ड। अगर मैं बात करूँ फूड स्टैंडर्ड टॉपिक की, तो ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है न्यूट्रिशन में वो है FSSAI। आपने कभी भी कोई भी फूड प्रोडक्ट्स का पैकेट देखा होगा तो उसके पीछे इसका सिंबल जरूर होता है, इसका बारकोड या फिर कहते हो इसमें जो साइन होता है सिंबल वो जरूर बना होता है। क्यों, कोई भी फूड इंडिया में जब तक कि इससे ऑथोराइज नहीं हुआ, इसने सेफ्टी नहीं चेक करी, इससे नहीं लेबल हुआ, तब तक वो नहीं सेल हो सकता। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में 2008 में। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने करा था। ये हमारे हेल्थ और फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं, मतलब अपना जो फूड है उसको चेक कर सकते हैं। जो इसके चेयरपर्सन या फिर आप कह सकते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इसके, वो अपॉइंटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसका हेड ऑफिस अथॉरिटी कहाँ है, आपकी
भवान में, या फिर आप कह सकते हैं कोटला रोड, न्यू दिल्ली का कोड। तो अब हम डिस्कस करते हैं रोल इसका। जो आपकी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग कहते हैं FSSAI, इसका रोल क्या है? सबसे पहले तो ये प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स को देखता है, गाइडलाइंस को देखता है एक फूड प्रोडक्ट के। साथ ही साथ ये एक लिमिट सेट कर रखा है कि आप कितना पेस्टिसाइड यूज कर सकते हो, आप कितना ड्रग यूज कर सकते हो, आप कितने हैवी मेटल्स यूज कर सकते हो, आप कितने एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो। साथ ही साथ हर एक चीज फूड के लेवल होनी चाहिए। साथ ही साथ आप इसमें कह सकते हो कि इसमें जितना भी एनालिसिस है, आपका एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन का आपका क्या रहता है, इसकी वजह से ही आपको प्रोवाइड होता है। कुछ और पॉइंट्स है जैसे कि आप समराइज कर सकते हो इसी के थ्रू से, आप प्रिस्क्राइब प्रोसीजर कर सकते हो। इनडायरेक्टली फंक्शंस और रोल्स में डिफरेंस है सिंपल सा, ये इसके काम है और फंक्शंस इसका इंपॉर्टेंस में आएगा। मैं अगर आपको बताऊं तो FSSAI आपका एज अ मदर वर्क करता है। जैसे एक चाइल्ड होता है, उस चाइल्ड से पहले मदर हर एक चीज चेक करके ही अपने चाइल्ड को देती है, तो उस तरीके से आपका FSSAI वर्क करता है। नेक्स्ट क्या फंक्शन, इसके जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है ये आपकी फूड की सेफ्टी को मेंटेन करते हैं। इससे आपको जो फूड का सेफ्टी उसको लाइसेंस या सर्टिफिकेट मिलता है। आप जितने भी प्रोसीजर गाइडलाइंस है वो आपको लिखे होने चाहिए। ये गवर्नमेंट फ्रेमिंग पॉलिसीज आदि ये सारे डेटा को कलेक्ट करता है और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी बिल्डअप करता है, जिसकी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड है वो प्रमोट होता है। इससे हमारी हेल्थ भी प्रमोट होती है और हमारी डिजीज कंडीशन जितनी भी इंडिया में हो रही है वो रिड्यूस होती हैं। इसके कुछ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हाईलाइट डाले जाए तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट आपका 2006 में है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपकी लास्ट यूनिट है जिसमें आपका एक्ट है। नेक्स्ट ये हाईलाइट आपका जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, जिसमें हम लोगों ने फूड सेफ्टी ये आपका 2011 में होता है, जिसमें हम लोगों ने फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल देखा था, जिसमें हमारा एक एडजक्शन था, जिसमें हम लोग फूड सेफ्टी के केसेस को देख सकते थे। सारी ये हाइलाइट्स एक फ्रेमवर्क है, एक लेजिस्लेटिव वर्क पे, जैसे कि आप देख रहे हैं 2011 में क्या था, 2006 में क्या था, आपका कब पैकेजिंग कब लेबलिंग हुई, तो 2011 में आपकी पैकेजिंग लेबलिंग हुई। फूड में जितने भी एडिटिव्स थे वो सब रेगुलेट करें। फूड का एडवर्टाइजिंग कब हुआ, आपका 2011 में हुआ। FSSAI के लिए बस इतना ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद में रोल्स के बाद में फंक्शंस एंड नेक्स्ट आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। सो फाइनली आपकी यूनिट कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होगा। इस यूनिट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग, तो ये सारे आप सॉल्व करके देखिएगा। इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।